नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हरियाणा में आर्या पार। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने लगातार 7 घंटे तक अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। नई दिल्ली में 2 दौर में हुई बीजेपी दिग्गजों की यह बैठक मंगलवार रात 8:30 बजे आरंभ हुई और बुधवार सुबह 3:30 बजे खत्म हुई। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर सर्वे कर रही है। एजेंसी और आईटी कंपनी के प्रमुख प्रतिनिधि भी इस रणनीतिक बैठक का हिस्सा बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य की सभी 90 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के साथ ही उनके पॉजिटिव और नेगेटिव संदर्भों पर भी खुलकर विचार विमर्श हुआ है। हालांकि टिकटों के लिए फाइनल नामों पर अगस्त माह के अंत में मंथन किया जाएगा। उससे पहले आरएसएस से मिलने वाले फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाएगा। सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया कि लोग केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, ताकि उसके आधार पर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर सके। बैठक में कांग्रेस के हरियाणा हिसाब की धारदार तरीके से जवाब देने तथा इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस की खामियों को उजागर करने के साथ ही बीजेपी की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने पर सहमति बनी। इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन दमदार रहा है। पर हरियाणा कांग्रेस की दिक्कत यह है कि यहां गुटबाजी कांग्रेस का डब्बा गोल कर सकती है। गुटबाजी की स्थिति को इस तरह समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकली हुई हैं और दोनों में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक यात्रा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके पुत्र और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, तो दूसरी यात्रा दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकल रहा है, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही हैं। पर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस हाईकमान गुटबंदी के चलते अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में किसी दलित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। हो सकता है कि यह कुमारी शैलजा हो या कोई और, पर भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करना कांग्रेस के लिए कई स्तरों पर फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास बीजेपी से भी प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस से भी प्रतिनिधि हैं। हम उन सब से आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रदीप नरूला जी हैं। आप सभी का स्वागत है सर। सबसे पहले रामराजी शर्मा साहब, आप ही के पास आते हैं। आप तो सरकार में हैं, सरकार बनाने की फिर से कोशिश और पूरे इरादे के साथ आप उतरने की चेष्टा कर रहे हैं। आरएसएस के साथ बैठक भी हो रही है, सब कुछ ऑन पेपर बहुत अच्छा है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार खेल पलट सकता है? जाटों की नाराजगी से भी तो आप अवगत ही हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, 36 बरादरी की और सभी वर्गों की सरकार है और जनहित के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो, चाहे विदेश में हमारा डंका बजा हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई हो, चाहे ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, अनेकों ऐसे काम हैं
जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, इनमें अहम भूमिका हमारे गृह मंत्री जी जो चाणक्यी भूमिका में हैं, सरदार पटेल जी का दूसरा रूप है जो बहुत ही मजबूत है, लोह पुरुष हैं, उनकी विशेष भूमिका रही। और हरियाणा में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज आप जन जन में देखिए, आप किसी गांव में आप उदाहरण लीजिए, किसी गांव का भी, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, को चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर। यह अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा, क्योंकि पहले तो परंपरा क्या होती थी, पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगाता था, वो क्या करता था, अपनी जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद का आधार पर नौकरियां देता था। मनोहर लाल जी ने से वाद को तोड़ा, परंपरा को तोड़ा। आज बड़ी खुशी की बात है, आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के 3 पीढ़ी खाली चली गई, जिसकी चपड़ासी नहीं लगा था, क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बीजेपी में संभव है, जो किसान मजदूर का, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, वो आम आदमी कुछ भी बन सकता है, बीजेपी का कार्यकर्ता। ये बीजेपी में संभव है। कांग्रेस में तो कांग्रेस का बेटा उसका राजा का बेटा राजा बनेगा, कांग्रेस में तो भाई एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। कांग्रेस में है ये प्रथा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस में ये प्रथा है तो कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं ना, वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड चलिए बोलिए। एक सेकंड। जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट फटाफट वाले ये भागे फिर रहे, खटाखट फटाफट वाले बहने पीछे दौड़ रही है। अरे भाई वो 8,500 तो दे जाओ खटाखट वालों, ये भागे फिर रहे हैं। इनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है इनको वोट देके। आगे नायब से जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, जन जन को उनका प्रोफाइल बार है, 24 घंटे वो जनता के बीच में रहते हैं, वो जनहित के लिए कोई भी फैसला लेने में 1 मिनट लगाते हैं, क्योंकि वो तो जनता के सेवक हैं। जिस तरह से जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, मैं कह सकता हूं जन आशीर्वाद के कारण, जनता का छत्ती बरादरी का आशीर्वाद के कारण तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। ठीक है सर, खट्टर साहब भी तो बढ़िया काम कर रहे थे ना, तो मुख्यमंत्री के पद से उन्हें साइडलाइन क्यों किया गया? किसान की जमीन हड़प लेते थे, रामराजी जी महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, खट्टर साहब भी तो आपके नजरिए से अच्छा काम कर ही रहे थे, फिर साल के शुरुआत में उनको साइडलाइन क्यों किया गया? क्या दिक्कत हो जाती है अगर 10 महीने वो और मुख्यमंत्री रह लेते? मैं आपको वो आपके क्वेश्चन का, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। बदलाव एक प्रकृति का नियम है, इतिहास गवाह, समय समय पर बदलाव होता रहता है। इनके यहाँ तो कोई चपड़ासी का वो नहीं छोड़ सकता, एमएलए की कुर्सी नहीं छोड़ सकता। उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई ऐसा है, युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और पार्टी मेरे को और कोई जिम्मेवारी सौंपे, मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो उन्होंने आपका कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से यह फैसला लिया है, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर, उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार हमारे को मिल रहा है। ठीक है। अब वेद प्रकाश जी से उनके वक्तव्य पर भी नजर ले लेते हैं ना। अब आपने तो अपनी बात कह दी, आपने कहा चलिए स्वेच्छा से वो खुद ही हट गए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वेद प्रकाश जी, तफसील से उन्होंने अपनी बात रखी, आपको भी उतना ही समय दिया जाएगा। आप भी बताइए, जो यह कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत है और आपकी पार्टी इसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ कर रही है? कुणाल जी, आपको सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। अब भाजपा के लोग कितने बड़े ठग हैं, असत्यवादी हैं, ये अभी आपको पता चल गया। आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं, रटा रटाया एक तोता रटन बोल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी शायद बहुत सालों से पत्रकारिता में होंगे, नरूला जी भी बहुत सालों से पत्रकारिता में है, क्या कभी हारे हुए दल से किसी भी मतदाता ने चुनाव से किए गए वादे के लिए पैसे मांगे हैं क्या? आज तक मांगे होता पता तो झूठ बोल रहे हैं। अरे सब जानते हैं कि जो दल हार जाता है, अब ये भाई साहब ये क्या किस तरह के लोग हैं? कुणाल जी, सब जानते हैं जो दल हार जाता है वो कोई चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाता, जो जीतता है वो चुनावी वादे पूरे करता है
और उससे जनता चुनावी वादे पूरे करने का हिसाब भी मांगती है, दबाव बना। जी। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई कोई गरीब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब आप भी इतिहास जानते होंगे, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं जितने भाजपा के लोग ज्ञानी हैं, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, किस राजा के बेटे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से राजा के बेटे थे? हरियाणा में बात करिए ना, हरियाणा पे। नहीं रामराजी जी, रामराजी जी, नहीं रामराजी जी जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने आपको नहीं टोका, आप कम से कम उनकी बात उनको रखने दीजिए। रामराजी जी 1 मिनट, जब आप बोल रहे थे आपको किसी ने नहीं टोका, पूरा वक्त मिला, आप कम से कम उनको अपनी बात इंट्रोडक्शन के तौर पर रखने दीजिए, वाद विवाद बात में होगा। बोलिए वेद प्रकाश जी, आप बोलिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से आए थे, अति गरीब परिवार के, अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे, अपनी प्रतिभा के बल पर एकदम इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, सारा देश जानता है, भाजपाइयों से छोड़कर। डॉक्टर नारायण साहब राष्ट्रपति बने, ज्ञानी जैल सिंह जैसे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति राष्ट्रपति बना, सब जानते हैं। हरियाणा के अंदर बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो बस के कंडक्टर थे। बनारसी दास गुप्ता साधारण परिवार के थे। भजन लाल जी चुंदरी बेचा करते थे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी लोग राजा के बेटे बन गए हैं। ये कह रहे खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे तो पता नहीं, मैं जितना जानता हूँ 11 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुड़गांव आए थे और गुड़गांव के अंदर खट्टर जी के बड़े पुल बांधे थे और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक घोषणा की थी, नरूला जी से पूछ लेना, आपके ये भी गुड़गांव के ही है, कि भाई खट्टर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं क्या हुआ, रात को सुबह 12 तारीख को रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो इतना बड़ा लोकप्रिय है कि जिनकी खुद की बीबी जिला परिषद के चुनाव में हार गई, गांव के सरपंच भी नहीं बन सके, उनका आदमी सरपंच के चुनाव में हार गया। बहुत बड़े लोकप्रिय आदमी है, इतने बड़े लोकप्रिय आदमी है कि 5 साल विधायक रहे, पिछड़े वर्ग के हैं, 5 साल सांसद रहे। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो क्रीमी लेयर थी 8 लाख रुपए पिछड़े वर्ग की, को घटाकर 6 लाख कर दिया, उठ तक नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर जो कृषि आय थी वो भी जोड़ दी क्रीमी लेयर में, पिछड़े वर्ग के नेता ने उठ तक नहीं। अरे कर दी मेरे भाई, कर दिया, पुरानी बात कर रहे हो। अरे भैया सुन लीजिए ना, क्यों ही परेशान हो रहे हो? मैं को सत्य बोल रहा हूँ क्या? आप तो बोल रहे हो, आपने बताया इतने बड़े नेता थे तो 10 साल तक चलिए ठीक है क्यों रहे? MLA रहते रहे, मंत्री रहते, ऐसी रहते, मैं कितनी बात नहीं। चलिए ठीक है, वाद विवाद तो चलता रहेगा, अगले सेगमेंट में प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो खैर आप लोगों ने ओपनिंग स्टेटमेंट दी। मेरी बात तो हरियाणा की सुनिए ना, अभी कह रहे हैं चलिए जल्दी हरियाणा की जनता इनके साथ है। अभी साहब 40 दिन पहले ही तो जनता का जनादेश आया है, मोदी जी का भी सरकार थी और हरियाणा की सरकार थी। हाँ चलिए आएंगे उस पे आएंगे थोड़े देर में आएंगे, लेकिन प्रदीप नरूला जी हमारे साथ बने हुए हैं, कम से कम एक ओपनिंग स्टेटमेंट। नहीं बिल्कुल पूरा वक्त देंगे, आपके पास आएंगे। एक लाइन सुन लीजिए। अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए। 5 लोकसभा की सीटें हमको मिली, 40 सीटों में जनता ने हमको समर्थन दिया। ये जनता ने तो दिया है और अभी 40 दिन पहले दिया है। 40 दिन में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया कि भाई इनको जो सिर पर बैठा लेंगे, तीसरी बार सरकार बना लेंगे? चलिए वो तो 2 महीने बाद पता चल जाएगा। प्रदीप नरूला जी एक क्विक कमेंट लेंगे, आपने दोनों कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुना, जमीन पर क्या कुछ चल रहा है? बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या देख रहे हैं? देखिए एक बात बताऊं कुणाल जी, कि इस वक्त हरियाणा में एक राजनीतिक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि ये बात ठीक है, एक बीजेपी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है, जो लोकसभा चुनाव में परिणामों ने भी दिखाया कि कांग्रेस और बीजेपी ने 5-5 सीट पर विजय हासिल की। और जहां तक प्रश्न है कि हर पार्टी किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं अंदरूनी कलह से जूझ रही है, चाहे वो बीजेपी हो। ये कह दें कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, बीजेपी में नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं होगा। बीजेपी भी अंतर्कलह से ग्रस्त है। और मेरा मानना ये है कि इस वक्त पार्टियों में अभी जनता देख रही है कि शायद
उनको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, पार्टियों में इस तरह का माहौल है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस में भी अंतर्कलह का माहौल है, तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। और रही बात, ये ठीक है कि अगर पिछले परिणामों को, लोकसभा के परिणामों को देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। और जहां तक अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो अभी विद्रोही जी ने कहा कि रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया गया। अगर बहुत दिन में प्रधानमंत्री जी उस मुख्यमंत्री की प्रेज करते हैं और शाम तक माहौल बदल जाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। सबको पता है कि खट्टर जी ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद त्यागा है या उनसे त्याग पत्र लिया गया है, ये सबको पता है। ये कोई बताने और दिखाने वाली बात नहीं। बिल्कुल सही कहा प्रदीप नरूला जी। वो तो पब्लिक है ना, वो एक पुराना डायलॉग भी है, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, जनता सबका हिसाब रखा और स्पष्ट सवाल करते हैं। सर सीधा और स्पष्ट जवाब दीजिएगा। 25% जाट हैं हरियाणा में तकरीबन, आप जाटों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे? इस बार भी ऐसा लग रहा है जैसे स्थानीय राजनीति में जाटों का कोई महत्व नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री एक पखवाड़े में 2 बार आकर के वहां पर भाषण दे चुके हैं। ओबीसी लेयर, ओबीसी वर्ग को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। ओबीसी आपका मुख्यमंत्री भी है। जाटों से सर क्या तकलीफ है? जाटों की पीड़ा क्यों नहीं सुनना चाहते आप? 10 वर्ष से कोई जाट सीएम नहीं है, आप ही तो राज कर रहे हैं। देखो, ये कहना कि हम अनदेखी कर रहे हैं, जाट हमारे भाई हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है और हम जाटों के बीच में ही रहते हैं। वो जमींदार हैं, हम भी जमींदार हैं, भाई साथ उठना बैठना, हमारे पड़ोसी भी हैं, हम घुल मिल कर रहते हैं। क्योंकि हरियाणा में जातिवाद नहीं है, हरियाणा में तो सब भाई भाई हैं, छत्ती बरादरी मिलकर काम करती है और बीजेपी ने जाट समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया। आज हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, आज राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उधर से कैप्टन साहब हैं, हमारे बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी में। नेता हैं, जाट मुख्यमंत्री आपको पसंद नहीं है सर? हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रभारी हैं पुनिया साहब हैं, वो जाट हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, वो भी जाट हैं। तो ऐसा नहीं है। बीजेपी छत्ती बरादरी को अपना नेता मानती है, अपना कार्यकर्ता समझती है और छत्ती बरादरी की पार्टी है। जो पीछे रह गए थे उस समाज को मैं समझता हूँ बराबरी पर लाना कोई गलत बात नहीं है। ओबीसी समाज से, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, मेरा भाई बैठा है और ये ओबीसी समाज से संबंध रखता है। 56 साल में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? आप बताइए। अरे हिस्सा तो ओबीसी समाज भी बसता है हरियाणा में, एससी समाज बसता है, क्यों नहीं बनाया भाई? नहीं, चलिए तो पूछ लेते हैं ना। एससी एसटी की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो सीधे कांग्रेस के तो वरीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, वेद प्रकाश जी। कांग्रेस में भी क्या ऑल इज वेल है, यह बताइए। आपके यहाँ दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, क्या भीतर घात के कोई आसार आप देख रहे हैं या राहुल गांधी कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे इस बार? कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है? पहले क्यों नहीं बनाया? हाँ, बता रहे हैं। कुणाल जी, 26 जून से पहले कांग्रेस के नेता परस्पर विरोधी भी बयान देते थे। नरूला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी गवाह होंगे। 26 जून के बाद कोई ऐसा बयान आ रहा हो। 26 जून को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हरियाणा के 34 नेताओं की बैठक बुलाई। उस बैठक में फैसला कर लिया कि हम किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करेंगे और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद से सामूहिक नेतृत्व में हम अपना पूरा आंदोलन चला रहे हैं। आपने सवाल किया था कि वे 2 यात्राएं चल रही है। एक हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चल रहा है जिससे भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। एक कुमारी शैलजा जी की संदेश यात्रा चल रही है। बड़े भाई, पहले अपना बताइए सर, ये क्या लोग? नहीं, आप खत्म कीजिए, आप बोलिए। एक कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में संदेश यात्रा चल रही है। दोनों ही यात्राएं हाई कमांड की मंजूरी से चल रही है। पहले कुछ भ्रम हुआ था जब कुमारी शैलजा जी ने हरियाणा संदेश यात्रा की घोषणा की थी, तब बावरिया जी जो हमारे महासचिव है, उन्होंने कहा था उन्होंने अनुमति नहीं ली है, ये अधिकृत यात्रा नहीं है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा हाईकमांड की मंजूरी ली
और बावरिया जी ने दोबारा बयान दे दिया कि ये संदेश यात्रा भी पार्टी की अधिकृत यात्रा है। तो दोनों यात्राएं चल रही हैं, दोनों पार्टी के हित में काम कर रही हैं। अब आप मुझे बताइए, कुमारी शैलजा जी कोई आज की तो नेता है नहीं, वो भी कांग्रेस में है शुरू से ही, भूपेंद्र हुड्डा भी शुरू से ही कांग्रेस में है, दोनों ही तो मतलब ठीक है ना, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ये समझा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऑल इज वेल है जी। चलिए ठीक है, अब प्रदीप नरूला साहब का रुख कर लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन तो वही देंगे। प्रदीप नरूला साहब, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में, ठीक है सर, ठीक है, सुन लिया, दर्शकों ने आपको सुन लिया, आप दोनों को सुन लिया सर, एक्सपर्ट को भी सुनने दीजिए, ठीक है, ठीक है, रामजी जी, वेद प्रकाश जी, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रदीप नरूला जी, दोनों बीजेपी कांग्रेस को आपने सुना, एक और ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी, उसकी क्या भूमिका को आप देख रहे हैं? 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, देखिए उसकी भूमिका क्या है, किसका खेल बिगाड़ेगी? देखिए कुणाल, मैं आपको बताऊं कि आप पार्टियों के प्रवक्ता हैं और उनका दायित्व भी बनता है, उनका फर्ज भी है कि वो हर चीज को नकारें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई पार्टी में मतभेद नहीं है, कहीं नेताओं में आपस में कोई कलह नहीं है। लेकिन देखिए, हर पॉलिटिक्स में जब भी लोग आते हैं तो एक महत्वाकांक्षा होती है, और उस महत्वाकांक्षा के चलते सभी होड़ में होते हैं कि क्यों ना उन्हें बड़ा दायित्व मिले, उन्हें बड़ा रोल निभाने के लिए दिया जाए। तो ये एक महत्वाकांक्षा है, और इस महत्वाकांक्षा में आपस में जब म्यूचुअल इंटरेस्ट टकराते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट टकराते हैं, तो वो अंतर्कलह का इनाम लिया जाता है उसे। और मेरे बड़े भाई हैं विद्रोही जी बार बार कह रहे थे कि ऐसा कोई अंतर्कलह नहीं है, ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस में कितना अंतर्कलह है और किस किस में अंतर्कलह है। तो ये तो कोई कहने की बातें हैं, और यही अंतर्कलह है जिसकी वजह से कई बार परिणाम बदल जाते हैं, कई बार सिचुएशन बदल जाती है, और कई बार मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। सर, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई भूमिका है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वो प्रभाव डाल सकते हैं परिणाम पर। तो और इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी अगर ये कयास लगाए या हम सब लगाएं, वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। कई बार क्योंकि जनता क्या मन बनाती है, किसको किस सिर ताज पे बिठाती है, किसको नीचे लाती है, ये जनता जनार्दन का फैसला होता है, जनता सर्वोपरि है। खेल किसका बिगड़ेगा सर, खेल किसका बिगड़ेगा? हाँ, देखिए, जिस तरह की पृष्ठभूमि है, जिस तरह का खेल है, जैसे आपने पीछे देखा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलायंस किया, तो उनको लगता होगा कि उन दोनों की जो ग्राउंड है वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ सकता है। लेकिन इस बार अब विधानसभा चुनाव में नहीं है, मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत डेंट मारेगी तो वो कांग्रेस को ही मारेगी। चलिए, थोड़ा बहुत डेंट मारेगी तो कांग्रेस को मारेगी। अब सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर है कि आखिर वह किसको इस बार ताज पहनाती है। क्या कांग्रेस के पाले में गेंद जाएगी, या बीजेपी को फिर से फायदा होगा, या कहीं कोई अननोन सा चेहरा आम आदमी पार्टी खेल बना या बिगाड़ सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, आपकी बातों को दर्शकों ने सुना। फैसला अब उनको करना है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है और एक नया सीएम चुना जाना है। हमारे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।